पेपर नंबर 4 में जो ऐसे है उसकी एक और क्लास लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको पता है आरपीएससी ने जो अब की बार आरएएस का जो सिलेबस दिया है उसमें पेपर नंबर 4, इसमें जो भी चीजें हैं उसको आपने देखा होगा कि करीबन 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का जो है वो ऐसे आएगा, 600 शब्दों का ऐसे होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ऐसे राइटिंग है आपको हमने पहले 12 क्लासेस में ऑलरेडी उसके कई सारे टॉपिक्स, उसकी रणनीति क्या होने चाहिए, किस तरीके से जो है वो चीजें हमें करनी है वो बताया है। हर क्लास में हम ये भी रिवाइज करवाते हैं आपको कि क्या आपको अभी मतलब अगर मान लो भूल भी जाएं आप तो रिवाइज क्या करना है, दिमाग को कहाँ पे ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे बच्चे हो सकता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में कंसंट्रेशन कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अलग एग्जाम भी लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा का जो प्रतिशत है वो ये है कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। कई लोग, कई ऐसे हैं जिन्होंने रिपीटर्स हैं जो कि अभी फिलहाल मेंस के आंसर राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो इन सबको मैं ये बता दूं कि ऐसे में अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको जो है पेपर नंबर 4 में अच्छा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, ओवरऑल आपका जो सिलेक्शन है उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगी। ये जो अब की बार 40 नंबर का ऐसे दिया गया है, आरपीएससी की सोच सीधी प्रतीत होती है कि अब जो है वो हमारा थॉट प्रोवोकिंग बिहेवियर, हमारा जो एनालिटिकल स्ट्रेंथ है उसको जो है कॉपी पर लाया जाए। आप जो भी सोचते हैं, किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या लिखते हैं, तो एक छोटे छोटे टॉपिक देने के बजाय अब की बार आपको 40 मार्क्स का पूरा टॉपिक दिया गया है। हम यहां पर 12 क्लासेज ऑलरेडी आपके लिए ला चुके हैं, ये आज की 13वीं क्लास है। जब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या दिया गया है, तो देखिए दिया क्या गया है सिलेबस में, फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। आपको जैसे पता है पेपर नंबर 4 जो है वो 200 मार्क्स का है, जिसमें अगर कोर हिंदी और कोर इंग्लिश के बारे में बात करें तो 90 मार्क्स की हिंदी है, 70 मार्क्स की इंग्लिश है। इन दोनों के साथ में 40 मार्क्स का ऐसे है। ये दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है। अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो आपकी हिंदी जो है टोटल 130 मार्क्स की हो जाती है, और अगर आप इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो 110 मार्क्स की हो जाती है। यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वह ज्यादा हो जाता है जिस भी मीडियम में आप लिखना चाहें। हमने टोटल जो 12 क्लासेस की हैं वो दोनों मीडियम में हमने बता करके आपको किया है बाकायदा। देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज विच वी आर एम्फेसाइजिंग दैट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, जहां पर इवन आपके पास वो इंग्लिश और अगर हिंदी दोनों में लिखी हुई है तो हो सकता है आपको जब ट्रांसलेशन भी करते होंगे, जब आपका जो सिलेबस में ट्रांसलेशन का पार्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो वोकैबुलरी है वहां पर भी आपको काफी मदद मिलती है। यू कैन नॉट हेट द अदर लैंग्वेज इफ योर मीडियम इज डिफरेंट। जैसे मान लो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, या इंग्लिश है तो उस हिंदी को जो आप स्किप कर दें, क्योंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर हम देखें तो इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर नंबर 4 में है। तो आइए मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूं। पेपर नंबर 4 का जो ऐसे है उसमें 600 शब्द का आपको ऐसे लिखना है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। 6 जो हैं वो थीम दी गई हैं, यानी 6 विषयों पर आपके जो हैं वो टॉपिक्स होंगे। कौन कौन से? भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, यानी लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज। इनसे रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक होगा वो पूछा जाएगा। ये जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो अगर आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो वापस सुनिए। मौद्रिक नीति की भूमिका एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण, यानी द रोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बता रहे हैं। अब ये टॉपिक आपको देख रहे होंगे इकोनॉमी से प्रतीत होता है। वापस चलिए, ये टॉपिक कहां से आया होगा? तो देखिए, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो ये टॉपिक तो आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स विच आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस वन वे और द अदर, इन वन सब्जेक्ट और फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट। जो भी आपके जितने भी मेंस में सिलेबस में टॉपिक हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री,
इकोनॉमी हो चाहे वो एनवायरनमेंट, जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स हो चाहे आपका ऐसे राइटिंग, ये सब जो हैं आपकी ये 6 थीम्स को कवर करते हैं। जैसे टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिकी मुद्दे। अब आपको उनको भी ध्यान रखना है कि भैया अगर कल को इनमें से अगर कोई टॉपिक आ गया, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर में, इन सब्जेक्ट में से कोई भी टॉपिक आ गया, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे तभी ना जब आपका जो दिमाग एकदम, जब पढ़ रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से चल रहा था, काम और पीसफुल आप थे और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपने सारी चीजों को कवर किया था। फिर बात आती है सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स, यानी समाज, शासन और सार्वजनिक मामलों की। साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। जहां पर सतत विकास के बारे में बात आती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 तक थे, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपको पता होना चाहिए, वो भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, आपको कंटेंट में काफी हेल्प कर सकते हैं। इस कंटेंट की रूपरेखा क्या होगी ऐसे की, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द लेटर स्लाइड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग श्योर दैट यू नो आपको ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, यानी समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, ये भी एक अन्य टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। तो भैया ये 6 टॉपिक आपके ऐसे हैं, जहां 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आपको ऐसे के टॉपिक आएंगे। अब जब आप लिखेंगे तो मार्क्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, आरपीएससी ने ये भी लिख दिया आपके सामने कि आपका जो टॉपिक है उसके साथ आप जब भी लिखें, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट relevance to that assigned subject. You should organize your ideas in a coherent manner. यानी निर्दिष्ट जो विषय है उससे पूर्णतया आपका टॉपिक संबंधित रहना चाहिए, विचार सुसंगत तरीके से व्यवस्थित होने चाहिए, विचारों की सटीकता होनी चाहिए और विचारों की संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी मतलब थॉट्स आर टू बी प्रेजेंटेड विद प्रिसिशन एंड ब्रेविटी। पता चले कि भैया आप लिख रहे हैं एक ही चीजों के बारे में, आपने 5 पैराग्राफ लिख दिया, नो, द नंबर्स विल नॉट बी अवॉर्डेड। देन कम्स कि विचारों की स्पष्टता के साथ संरचना की सुसंगतता, अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी क्रेडिट विल बी अकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन। सिंपल, समझ में आ गया? तो ऐसे का कोई भी टॉपिक आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो जैसे मैंने बता दिया, इकोनॉमी, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, यानी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। हम कई बार सुनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक जो नीति या जो इसकी भूमिका है उसके बारे में, क्या करती है ये। तो जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है 2 या 3 टॉपिक या मैक्सिमम 4 टॉपिक्स में से आपको ये 40 मार्क्स का जो ऐसे है वो लिखना होगा। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के वहां पर आपको टॉपिक दिखेंगे, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसी टॉपिक को आपको चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस टॉपिक में कम आए वहां पर आप दिक्कत फील कर लें। कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन मन में क्या रहता है, अरे भैया अगर मेरा ऑप्शनल, जैसे मान लो आरपीएससी में तो ऑप्शनल नहीं है, लेकिन यूपीएससी में देने वाले कई बच्चे भी आरपीएससी देते हैं, तो वहां पर कई बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मेरा ऑप्शनल है, मैं ऐसे उससे न लिखूं तो बढ़िया, हो सकता है वहां पर कई सारे टेक्निकल जार्गन्स, वो हेवी वर्ड्स में यूटिलाइज कर लूं। नहीं, पहले तो आपको कोशिश करना है कि आपके सामने जो टॉपिक है आप उसको लिख कितना पाएंगे, और लिखेंगे तब ही जब आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी विद्यमान हो, क्योंकि यहां पर चीजों को संक्षिप्तता से लिखना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही आइडिया को आप मेजॉरिटी तौर पर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे तो क्या होगा, इससे तो रिपीटेशन साबित होगा। तो आप जब भी टॉपिक चुने, आपका टॉपिक में सबसे पहले होना चाहिए कंफर्ट, हाउ मच यू नो, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस, That has to be your criteria behind selection of this topic। यानी आप कितना कंफर्टेबल हो उस टॉपिक के साथ में, कितना जानकारी रखते हैं, कितना उसको सटीकता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, किस मैनर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आपका टॉपिक का सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए।
कोई भी टॉपिक ये भी नहीं हो सकता, कई लोगों के मन में धारणाएं रहती हैं कि मैं तो करंट अफेयर्स का टॉपिक लिख दूंगा तो हो सकता है मेरे को एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स दे दे। ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स में आपने मान लो कॉमन परसेप्शन की चीजें लिख दी और उसमें डेप्थ प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि 600 वो वर्ड्स अगर लिखने हैं ना तो मान के चलिए डेप्थ तो अपने आप आएगी। 600 शब्द अगर एक लाइन में हम आप मान के चलो 6 से 7 वर्ड लिख रहे हैं तो यू हैव टू प्रोड्यूस क्लोज टू 100 लाइन्स। You cannot write 100 lines until and unless you are so much into that topic। यानी आप जब तक उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तब तक नहीं लिख पाएंगे। इसलिए वो टॉपिक ही चुनना है आपको जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे। तो ये टॉपिक जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसमें अगर आपको कंफर्ट है तभी इस प्रकार के टॉपिक को चुने, अदरवाइज आप आगे बढ़ करके दूसरा भी कोई टॉपिक ले सकते हैं। हालांकि हम इसको यहां पर आपको लिख करके बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जब भी आप लिखते हैं ऐसे तो आपका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यानी आप जब भी ऐसे स्टार्ट करें तो ऊपर जिस भी मीडियम में आप लिख रहे हैं उसी मीडियम में आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मान लो द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपने लिखा इसका मतलब है आप नीचे भी जो है उस सेम इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप मान लो हिंदी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको वो जो टॉपिक है उसको जो है हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। हेडिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि प्रतीकात्मक तौर पर आपको समझाया जा सके कि यहां पर हेडिंग लिखनी है, ये शब्द आपको लिटरली नहीं लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर आपका वो टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन मैंने शब्द जैसे हेडिंग लिखी वैसे ही, लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिकली नहीं लिखना। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसका क्या रोल है, इसका इकोनॉमी में क्या रोल है, इसको एक तरह से आप जो हैं वो पूरा का पूरा एक संक्षिप्त विवरण दे दें कि आगे हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। या टॉपिक में जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो कोई प्रकार की कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एनेक्डोट वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ फैक्ट एंड डेटा वहां पर लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसी के बारे में बात करूं तो फैक्ट एंड डेटा से अगर आप स्टार्ट करें तो ये भी कह सकते हैं बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडियाज इन्फ्लेशन रेजीम, यानी इंडिया का जो इन्फ्लेशन का जो मतलब तरीका था मापने का, उसके ऊपर काम करने का, वह हैफाजार्ड था। यानी उसमें सरकार का दखल अंदाजी या रिजर्व बैंक की दखल अंदाजी वो एक अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर थी। फिस्कल कैलकुलेशन और मॉनेटरी कैलकुलेशन दोनों कई बार साइलोज में चलती थी। तब इन्फ्लेशन के जो डेटा थे वो डबल डिजिट में होते थे। डबल डिजिट में होने के कारण हमारी करेंसी वीक हो जाती थी। उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में आता था वो भी प्रभावित होता था। जब इन्वेस्टमेंट कंट्री में प्रभावित हो रहा है, लोगों की जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सेविंग रेट है वो भी नेगेटिवली इंपैक्टेड होती थी, तो अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल नेगेटिव असर पड़ता था। जब इन्फ्लेशन हमारे यहां पर बढ़ जाती थी तो उसके कारण जो है हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो स्टेप लेती थी जिसमें रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना जो है, उनकी वजह से हमें ईएमआई या जो बैंक के लोन होते थे वो महंगे मिलते थे, जिसकी वजह से सस्ता कैपिटल मार्केट में नहीं होता था, तो ग्रोथ की संभावनाएं कम हो जाती थी। जब इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करती थी तो एक प्रकार का साइकिल बन जाता था कि थिंग्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ हायर नंबर एंड इफ द थिंग्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ हायर नंबर इट अगेन क्रिएट्स अ सप्लाई शॉर्टेज, और जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो वापस से क्रिएट होते थे। तो ग्रोथ का डाउन होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, सैलरीज एम्प्लॉय की सेविंग रेट्स में कमी होना, यह भी एक समय था। लेकिन देन केम स्टेप, वहां पर हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नामक जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी पास्ट के इंसिडेंट, फैक्ट्स, एनेक्डोट्स, कोई भी ऐसी चीज या कुछ संक्षिप्तता में आगे क्या करने वाले हैं उस प्रकार की राइटिंग को आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका यानी मान लो अगर 600 मार्क्स का है तो दोनों मिलाकर के आप ऐसे मान लीजिए 120 वर्ड्स के आसपास हो। तो यानी आपको आइडिया कैसे लगेगा, एक लाइन में अगर 6-7 वर्ड हैं तो आप मानो कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप 21 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों पूरा कर लें। जब आप पहला जैसे मान लो पूरा ऐसे लिखेंगे ना तो आपको कई सारे पैराग्राफ वहां पर लिखने होंगे। हर एक आइडिया को आप
एक एक पैराग्राफ में लिखते रहिए। वो आइडिया जब भी आप एक एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं या दो आइडियाज को एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो 4 से 5 लाइन वहां पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है इट कैन बी लिटिल लार्जर, यानी 7, 8, 9 लाइन का भी हो सकता है। तो एक तरह से 50-50 लाइन, 50-50 वर्ड्स या 60-60 वर्ड का अगर आप लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इस तरीके से वहां पर आप लिख सकते हैं। लिटरली कंक्लूजन और लिटरल सेंस में इंट्रोडक्शन आप ना लिखें, लेकिन उनको लग जाए। जैसे मान लो कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं एट लास्ट वी कैन से, अल्टीमेटली, या इन मतलब इन द एंड वी कैन से। ये वाले जो शब्द हैं वह जो रीडर होता है उसको बताने लग जाते हैं कि यू आर नाउ रैपिंग अप योर एसे। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं टाइम डिवीजन कैसे करना है। अब टाइम डिवीजन का मतलब कि भाई जैसे मान लो आपको ऐसे के लिए कितना समय पहले तो देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 200 मार्क्स हैं। 200 मार्क्स का मतलब है कि 20% जो हैं आपके मार्क्स 40 मार्क्स के ऐसे के लिए डिवोट होना चाहिए। 20% समय का मतलब है कि 180 मिनट में 36 मिनट्स जो हैं आप अपने ऐसे को दें। 36 मिनट्स में आप करें क्या? तो शुरुआती 1 या 2 मिनट में आप आराम से बैठें और टॉपिक का सिलेक्शन करें कि ओके दिस इज माय टॉपिक एंड आई नीड टू राइट ऑन दिस। क्योंकि अगर आप शुरू के 1 या 2 मिनट ठंडे दिमाग से उस टॉपिक के बारे में या जो भी टॉपिक्स वहां पर दिए गए हैं और में या अथवा में, उनको अगर आपने सही से दिमाग नहीं लगाया तो वापस काट करके उस ऐसे को लिखने की नौबत आ सकती है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं, एक तो आपके पास स्पेस की कमी हो गई और दूसरा समय भी आपने खराब कर दिया। तीसरा एग्जामिनर को भी आप ये बता रहे हैं कि भैया मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, आई एम नॉट द पर्सन हु इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए जो है आप शुरू के 1 या 2 मिनट में जो हमारे टॉपिक्स है ना उसको आप भली बाती सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है मैंने पहले आपको बता दिया है। नेक्स्ट के 1 या 2 मिनट में जो भी आपने टॉपिक को सेलेक्ट किया है उसके कई सारे डायमेंशन आपको समझने की जरूरत होगी। ये डायमेंशन कौन से हो सकते हैं कि व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, उसके जो कीवर्ड हैं उनका मतलब क्या है, कीवर्ड जो हैं या ये टॉपिक का जो ऐसे है ये क्या कहना चाहता है। इस समस्या के अगर कोई समस्या है तो इसके जो परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई अगर अवसर है तो अवसर में हमें और आगे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। ये सब आपको यहीं पर ही डायमेंशन के तरीके पर सोचना है। देन आप 1 to 2 मिनट में नेक्स्ट में जो भी आपने डायमेंशन सोची उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि भैया ठीक है इसमें मेरे को पहला क्या लिखना है। मान लो कहीं पर आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात आती है, एजुकेशन के साथ में मान लो प्राइमरी, हायर, कॉलेज एजुकेशन, इनके बारे में बता दें। देश की जो परीक्षा व्यवस्था, एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके बारे में आप बताएं। एजुकेशन पर जितना खर्च होता है, सरकारों का क्या क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया ना। उसके बाद में आप हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर एसे, ऑर्गेनाइजिंग योर एसे इज वे इंपॉर्टेंट। तो ये काम आपको लिखने से पहले पहले ही कर लेना है। तो साइड में आपके पास जो आता है स्पेस उसमें कर लें। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआती 6 या 7 मिनट आप आराम से शांतिपूर्वक टॉपिक का चुनाव करें, उसके बारे में कंटेंट सोचने की कोशिश करें और उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करें। अब बात आती है कि नेक्स्ट के 28-29 मिनट आपको कैसे लिखना है, और ये जो है आपका बहुत ही क्रूशियल समय है। इसमें आपको पता है कि 1 मिनट में चूंकि आपके पास पहले से ही काफी मसाला मौजूद है, तो 1 मिनट में आप 20 वर्ड तो शांतिपूर्वक आराम से लिख सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो आप 30 मिनट्स में टोटल 600 वर्ड लिख लेंगे बिना किसी हाथ को टेंशन दिए हुए और अपना दिमाग को जो है इधर उधर भटकाए हुए। सो दैट विल हेल्प यू। व्हाट विल हेल्प यू? दीज थिंग्स दैट द इनिशियल 5 to 6 minutes you have spent in identifying the topic first, then gathering the content about it, and then organizing your ideas, and next 30 minutes will be for you so you can produce a beautiful and organized essay. तो जब हम पहला तो ये जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं, क्या कह रहा है? रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल।
मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आपको यह भी समझना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हिस्टोरिकली जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादातर आरबीआई के डोमेन में हुआ करती थी। हालांकि फिस्कल और मॉनेटरी ये दोनों बैलेंस हुआ करते थे, इनमें एक तरह से वाटर टाइट सेपरेशन भी कई बार देखा जाता था। लेकिन इसकी वजह से कई बार इस प्रकार की सिचुएशंस होती थी कि इन्फ्लेशन आगे आने वाले समय में फोरकास्ट जो किया जाता था उससे कम इन्फ्लेशन आती थी। चूंकि इन्फ्लेशन कम आए, लेकिन आरबीआई ने उस समय जो है रेपो रेट या जो रिवर्स रेपो रेट वगैरह होती थी उनकी रेट को इस तरीके से एडजस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो ग्रोथ के लिए भी माहौल क्रिएट कर सके। इसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान भी होता था। जैसे मान लो महंगाई आगे कितनी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 15% होने वाली है, लेकिन हुई 12%। अब आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना था वह 15% के हिसाब से किया, तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने हाई रखी। अब भैया उसकी वजह से जो ग्रोथ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा ना, वो 15% की महंगाई भी नहीं हुई कितनी 12, 10, 6, 9 इस तरीके से, और उसका नुकसान जो है इकोनॉमी को भी झेलना पड़ा। तो ये जो है काम मॉनेटरी पॉलिसी के जब रिवर्सल किया गया इस फ्रेमवर्क को जब और ज्यादा मॉडर्नाइज किया गया, उसमें और ज्यादा सुधार किए गए, तो वहां पर किया गया। अब क्या किया गया, 6 मेंबर की कमेटी बैठाई गई जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है वो चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव। यानी फिस्कल और मॉनेटरी जो अथॉरिटीज हैं, अब उन्होंने एक तरह से इस काम को साथ में निभाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो नुकसान ना हो। गवर्नमेंट को भी जो है ये मैसेज जाए कि दिस इज वेयर यू नीड टू इंप्रूव। हमारे द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं आप जो है उसको भी अपनाने के लिए थोड़े बहुत वो रहें, रिसेप्टिव रहें। दूसरा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमिटीज होती हैं उनका प्राइमरी दायित्व है महंगाई को कंट्रोल में रखना, और इसको उन्होंने जैसे आपको पता है 4% ±2% का बैंड रखा है। यानी अगर ये महंगाई 2 से लेकर के 6% के बीच में है तो इसका मतलब है कि आरबीआई को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है आरबीआई उसको फॉलो कर रही है। अगर इस ब्रैकेट से क्वार्टर्स में अगर ये ब्रैकेट अगर ब्रीच हो जाता है, यानी अगर 2% से या तो लेस हो जाए या 6% से अगर महंगाई बढ़ जाए, तो फिर आरबीआई यानी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को उस प्रकार के स्टेप लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वो करेक्टिव स्टेप लेकर के इन्फ्लेशन को इस रेंज में ले आए। तो यह एक उत्तरदायित्व है, यानी आपके सामने चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं कि दिस इज द टारगेट beyond which you cannot go and you have to frame your monetary policies। अब मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे ज्यादा काम क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है यानी ब्याज की दरें इकोनॉमी में क्या होंगी उसको जो है एक तरह से आरबीआई वहां पर या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा वहां पर समझाया जाता है कि भैया रेपो रेट, आप जानते होंगे रेपो रेट यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनको ओवरनाइट पैसा यानी मान लो कोई भी पैसा उनको चाहिए तो उस पैसे के ऊपर कितना ब्याज लगेगा वो जो है मनी रेपो रेट कहलाती है। अब ये रेपो रेट अगर हम ज्यादा रखते हैं इसका मतलब सेंट्रल बैंक से उन बैंक्स के पास जो गया हुआ पैसा है अब उसमें जो है इंटरेस्ट उनको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि जब वो ही फंड ये बैंक्स जब कस्टमर्स को देंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी तो हाई जो है वो रेट रखेंगे ना। जब हाई इंटरेस्ट रेट रहेंगी तो वो लोग जो कि मकान बनाने के लिए, कहीं एजुकेशन में, कहीं पर बच्चों को बाहर भेजने के लिए, ट्रेवल के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए अगर उसका इस्तेमाल करते तो वो 5 बार सोचेंगे यार अभी तो मेरी ब्याज दर जो है वो 8% लेकिन अब तो ये 10% ले रहे हैं, तो 2% में ही आदमी जो है 50 बार सोचेगा। तो इसकी वजह से जो वो पैसा लेकर के इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करते ना, वो डिमांड अब सप्रेस हो जाती है। तो इंटरेस्ट का या जो रेट होती है इस प्रकार से उसकी वजह से इन्फ्लेशन को घटाना बढ़ाना एंश्योर होता है। मान लो अब इस 2% से भी कम आ गई महंगाई, अब इनको 2% से ऊपर लाना है तो मॉनेटरी पॉलिसी करेगी क्या, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को घटाने के लिए जो है रेपो रेट को कम कर देगी। ठीक है, बैंक्स को आपको पैसा चाहिए मेरे से कम रेट पर लो। जब बैंक्स को खुद को ही
पैसा कम रेट पे मिला है तो कस्टमर को भी कम रेट पर देंगे। कस्टमर सोच रहे हैं कि भैया पहले जो है 8% की इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी, अब तो 6% ही है, तो वो सोचेगा चलो ठीक है अपन बच्चों को भी वो पैसा ले लेते हैं, अपन इधर से भी ये ले लेते हैं, उधर से भी ये ले लेते हैं। समझ गए आगे होंगे? तो आपको मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे जो है आपको ये पर्टिकुलर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रेमवर्क है उसको ध्यान रखना है, और किस तरीके से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है ध्यान रखना है। तो हमने आपको इसको लिख करके भी बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य की स्थिरता होती है आर्थिक विकास की आधारशिलता होती है। यानी इन एनी इकोनॉमी प्राइस स्टेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जब मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ जाए तो नागरिकों की क्रय शक्ति घट जाती है, बचत प्रभावित होती है, निवेश और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी जैसे मैंने बताया, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस इट erodes citizens purchasing power, hurts savings and adversely affects investment and growth. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत में यह संतुलन अगर बनाए रखना है तो इसका उत्तरदायित्व कहां है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यानी किसी भी बैंक जो मतलब इकोनॉमी होती है उसमें जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक, उसके पास जो है ये दायित्व होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के माध्यम से निभाता है। यानी इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरीज दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी। वो ही बातें हमने यहां पर लिख दी। नेक्स्ट बात है, क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज की दरें और ऋण की जो उपलब्धता है उसको नियंत्रित करता है, ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। यानी मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, interest rates and availability of credit so as to encourage growth while maintaining price stability. Under India's inflation targeting framework, RBI aims to keep CPI inflation at 4% plus minus 2%, the target that has been set by the Monetary Policy Committee. यानी मुद्रास्फीति का जो लक्ष्यीकरण है उसमें RBI का टारगेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 4% प्लस माइनस 2% लक्ष्य बनाए रखना है, और जिसको जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण करने में RBI को इससे मदद मिलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, रेपो रेट जो मैंने आपको चैनल बताए ना, अभी लिख करके आपको हम बता रहे हैं, तो मतलब साफ है कि आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। यानी उस मैटर का, उस कंटेंट को आपको खोलते जाना है। किस किस मीडियम से करता है? जैसे मान लो रेपो रेट आपसे पूछा, मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई क्या करता है? रेपो दर को बढ़ाता है, जिससे उधार महंगा हो जाता है और मांग आधारित जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ने से बैंक जो है वो अत्यधिक धन को आरबीआई को देते हैं रादर देन कस्टमर्स को, जिसकी वजह से भी बाजार में जो लिक्विडिटी होती है वह कम हो जाती है। यानी व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस द आरबीआई रेजेस द रेपो रेट, मेक्स द बोरोइंग costlier and curb the demand driven inflation. At the same time, a higher reverse repo rate also achieves the same purpose, where the liquidity is reduced in the manner when banks park their extra money into the RBI's accounts. तो ये वो चैनल है जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब बढ़ाया और घटाना दोनों, ऐसा नहीं कि घटाने के बारे में बात हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि मौद्रिक नीति के कई साधन भी हैं, तो आप लिखिए कि मौद्रिक नीति के प्रमुख साधनों में सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात भी होता है, जिसकी वृद्धि से बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। यानी कैश रिजर्व रेशियो इज अ हायर सीआरआर रिड्यूसेस बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी। तो आपको तो इकोनॉमी में पता है ही कैसे, कि जैसे मान लो बैंक्स को अगर कहा जाए कि आप अपने 100 रुपए का अगर आपके पास जो है वो क्रेडिट रखा है, तो उसमें से 4% 5% आप रिजर्व रेशियो के तौर पर मेंटेन करें, तो अगर 4% किया है तो उनके पास 96 जो है, एग्जांपल अगर और कुछ भी नहीं हो तो 96 आपके पास लोनेबल अमाउंट है। अगर आपके पास मान लो 5% उस अमाउंट का करिए तो 95 रुपये आप जो है वो लोन दे सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। इसी तरीके से सांविधिक तरल अनुपात वृद्धि में से भी बैंक जो है अत्यधिक धन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो व्हेन दिस इंक्रीजेस
SLR pushes banks to invest more in the government securities. In open market operations, the RBI sells securities to withdraw money from the market. In liquid adjustment facility, it manages short-term liquidity to keep inflation rate stable. यानी खुले बाजार परिचालन और तरलता समायोजन सुविधाओं से भी RBI रेस्पेक्टिवली प्रतिभूतियां बेचकर अत्यधिक धन वापस लेती हैं और अल्पकालीन तरलता का प्रबंधन करके एक तरह से ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इकोनॉमी पर पड़ने वाला फर्क है। तो इन आइडियाज को आप हर किसी एक एक जो है पैराग्राफ उसमें एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर बात आती है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन स्टेप्स जो लिए गए हैं उससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है, नागरिकों की क्रय शक्ति सुरक्षित रहती है, बचत व निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, विनिमय दर में स्थिरता आती है और दीर्घकालिक जो आर्थिक विकास है उनके विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनता है। यानी गुड वर्क डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी, इट प्रोटेक्ट सिटीजंस परचेजिंग पावर, it encourages savings and investment, it strengthens foreign investor confidence, it brings stability to the exchange rate and creates a favorable environment for the long term growth। कैसे? अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो अगले वाले जो भी निवेश हमारे आने वाला है उसको पता है कि महंगाई सुरक्षित मतलब एक तरह से निश्चित लेवल्स पर है। इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट न तो ज्यादा है न कम है, करेंसी रेट भी जो है वो स्टेबल है, इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है तो लोग डिस्क्रेशनरी आइटम्स को भी परचेज करने के लिए अपना जो है वो पैसा खर्च करेंगे। डिमांड अगर प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो कोई भी आने वाला जो है वो सप्लाई बढ़ाने के लिए और इन्वेस्ट करेगा, तब ही जाकर के इन सब चीजों के सकारात्मक परिणाम आपको दिखने लग जाएंगे। जब हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति से ही क्या सारा काम हो सकता है क्या, तो भैया ऐसा थोड़ी है कि हर कोई काम हमने इंटरेस्ट रेट को तो घटा बढ़ा दिया उसकी वजह से हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि और भी तो कई सारे वेरिएबल हैं। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का। लेकिन फिस्कल पॉलिसी को करने का काम किसका है? मतलब सेंट्रल बैंक के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो फिस्कल पॉलिसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो उसके भी तो कई सारी सीमाएं हैं ना। यानी अगर मान लो जैसे कृषि के उत्पादों में इन्फ्लेशन बढ़ गई, कई बार सब्जी में हमने इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा फेस करते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ी है कि आरबीआई ने वहां पर कुछ किया है। कई बार उनमें जैसे बारिश का कम होना, कोई मान लो कोई कहीं पर प्राकृतिक कोई आपदा आ गई या जो है उसकी मार्केट में समय पर फसल ना आई तो अपने आप प्राइसेस स्पाइक हो जाते हैं। कई बार उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके जो पैसे हैं वो काफी गिर जाते हैं, उसके भाव गिर जाते हैं। तो ये जो हैं वो वेरिएबिलिटी काफी होती है, वही तो सीमाएं हैं। तो सीमाएं क्या हैं कि लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, फूड को, ऑयल को, कुछ भी अन्य चीजें जो कि सप्लाई के तौर पर गिनी जाती हैं, देयर इज अ टाइम लैग बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी टैक्स इफेक्ट। यानी आज जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करके आरबीआई ने कहा कि हम रेपो रेट को कम कर रहे हैं, तो वो जो बैंक्स के पास ऑलरेडी पहले पैसा पड़ा था और हाई इंटरेस्ट रेट के समय में उन्होंने जो पैसा लिया था उसको जो है अभी बैंक उसी रेट पर ही निकालेगा। जब तक वो क्रेडिट खत्म नहीं होगा तब तक फ्रेश क्रेडिट जो है वो आरबीआई से नहीं लेंगे। मान लो उसको 1-1.5 महीना 2 महीना बीत गया तो जो आरबीआई उस समय करना चाहता था अब उसका इंपैक्ट जो है वो 1.5-2 महीने 3 महीने बाद में दिखना प्रारंभ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के द्वारा ये जो मौद्रिक नीति है उसका प्रभाव थोड़े समय अंतराल के बाद होता है और आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति पर हम सीमित प्रभाव रख पाते हैं। अत्यधिक सख्त नीति अगर होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का टारगेट तो आपको ज्यादा था और उसी तरीके से आपने इन्फ्लेशन की रेट को भी हाई रखा, लेकिन पता चला कि इन्फ्लेशन उतनी पहुंची नहीं, तो फिर जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को सीधा सीधा हर्ट होता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कम दर पर अगर लोन मिल जाएगा तो हम नई कार, नई घर, नई कुछ भी ऐसी जो हमारी जरूरतें हैं उनको तुरंत पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वैश्विक तेल कीमतों व भू राजनीतिक संकटों पर भी नियंत्रण किसी का नहीं हो सकता।
जैसे मान लो अभी ईरान और यूक्रेन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, कई देशों के जो इसमें लोग शामिल हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस उस समय भी स्पाइक हुई थी, इस समय भी स्पाइक हो रही हैं। कब किसने सोचा था? तो भैया आप कितना ही चाहे इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे कर लो, ये जो भू राजनीतिक डिफिकल्टीज है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेज हो इत्यादि, वह भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो लिमिटेशंस हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग प्रणाली में भी नीतिगत दरों का पूर्ण संचरण सदैव संभव नहीं है, यानी देयर कैन नॉट बी फुल ट्रांसमिशन ऑफ एवरी रेट कट या एवरी रेट इंक्रीज। फिर हम देखते हैं कि भैया मौद्रिक या जो राजकोषीय नीति होती है उनमें हमें बेहतर समन्वय आवश्यक है। कृषि, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को जब हम बढ़ावा दें, नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय या समय पर हस्तक्षेप करें और वैश्विक जोखिमों हेतु लचीला व दूरदर्शी मौद्रिक जो है वो प्रबंधन करें। देयर शुड बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी पॉलिसीज लाती हैं उसमें आपस में और ज्यादा समन्वय होना चाहिए, जिससे इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको घटाया बढ़ाया ऐसे जो है वो फालतू नहीं हो और उसमें जो है बिल्कुल डेटा आधारित ही वहां पर डिसीजन लिए जाएं। डिजिटल पेमेंट्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है, सरकार के द्वारा जो स्टेप्स ली जा रही हैं, उसका उस दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा वह थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी मैनेजमेंट are all actually required so that मॉनेटरी पॉलिसी को हम और ज्यादा बेहतर कर सकें। अब बात आती है कि मौद्रिक नीति इसलिए केवल मुद्रास्फीति नियंत्रण का ही साधन नहीं है, बल्कि समग्र आर्थिक स्थिरता और सतत विकास की आधारशिला है। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने भी कहा था कि मुद्रास्फीति सर्वत्र और सदैव एक मौद्रिक परिघटना है, तो यह मतलब चलता है कि मूल्य स्थिरता किसी भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट मेयरली अ टूल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। Milton Friedman once observed that inflation is always and everywhere a monetary phenomena, statement that makes clear that price stability is an essential condition for any economy। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप जैसे निष्कर्ष में लिखते आ रहे हैं ना, किसी भी स्कॉलर को आप कोट कर दें इस तरीके से, तो आपका लगेगा कि यस यू हैव प्रोड्यूस्ड अ वंडरफुल ऐसे, जहां पर आपने कई सारे आइडियाज को अपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया और लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं। तो आज की 13वीं क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे जो है वो हमें भी काफी अच्छा लगता है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।